ಇವಾಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲೇ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ और आज बेलगांव के अंदर एक विराट जनसभा के अंदर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और बेलगांव के सभी मतदाता भाइयों बहनों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूं कि सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रति कर गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सूर्य नारायण की ये मकर संक्रांति हमारे देश भर के किसानों के लिए उन्नति, उल्लास और समृद्धि का द्योतक हो जाए। मित्रों, ये कर्नाटक भारत का एक गौरवशाली राज्य है और इसका इतिहास पूरे भारत को प्रेरणा दे पाए इस प्रकार का है। आज मैं यहां मुंबई कर्नाटक के बेलगांव में बैठा हूं। मैं जब यहां बैठा हूं तब बेलेवड़ी मल्लम्मा को याद करे बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने गौरवपूर्वक अपने पति के बाद अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इनका आश्चर्य, उनका वीरता और मक्कमता देखकर शिवाजी महाराज भी दंग रह गए थे। शिवाजी महाराज ने भी उनको बाद में उनका राज्य वापस देकर इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की सम्मान किया था। मित्रों, कई सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने यहां से स्वतंत्रता की ज्योत जलाई। रानी चेन्नम्मा और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, इनको कोई कैसे भूल सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले ये दोनों वीर हुतात्मा यही भूमि के थे और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और रायोली संगना ने भी अपनी जान की आहुति देकर देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और कोइंसिडेंट देखिए, रायोली संगोली रायन्ना का जन्म 15 अगस्त को हुआ और मृत्यु 26 जनवरी को हुई। ऐसा शायद ही किसी शहीद के नसीब में आया होगा। कितने सालों बाद देश आजाद हुआ और देश प्रजासत्ताक बना। दोनों तिथियां संगोली रायन्ना के साथ जुड़ी हुई हैं। मित्रों, आज मैं वो सभी हुतात्माओं को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तो हमारे मित्र सुरेश अंगड़ी जी को कैसे भूल सकता हूं। उनका सदा हंसता हुआ चेहरा, पार्टी के प्रति समर्पण, रेल मंत्री बने तो बहुत बड़ी आशाएं उन्होंने बनाई थी कि सुरेश जी आने वाले दिनों में कर्नाटक के एक दिग्गज नेता बनकर आगे कैरियर बढ़ाएंगे, मगर ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं और येदुरप्पा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी उनके घर पर जाकर आए हैं। ऐसे ही श्री रवि हिरेमठ और राजू चिकनगौड़ा जी, हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, एक संगठन मंत्री और एक जिले का महामंत्री, दोनों नहीं रहे। मैं आज उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, ये पूरा मुंबई कर्नाटक कन्नडिगा और मराठी संस्कृति का एक सुभग सुमेल करने वाला क्षेत्र है। भारत की एकता और अखंडता यहीं से घोषित होती है और हिंदुस्तानी संगीत के अंदर इस क्षेत्र के बहुत सारे गायकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पंडित सवाई गांधर्व हो, गंगूबाई हो, पंडित बसवराज राजगुरु हो, पंडित कुमार गंधर्व हो और भारत रत्न भीमसेन जोशी, ये सभी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन सभी को भी मैं आज याद करता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो मेरा आने का मूल उद्देश्य तो यहां पर पंचायत चुनाव में जो प्रचंड विजय नलिन कुमार कटील और हमारे मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में हुआ है, इसकी कर्नाटक की जनता को और आप सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देने के लिए आया। मित्रों,
कुल 5670 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ। इसमें से 3142 अकेले भाजपा ने 55% से ज्यादा ग्राम पंचायत में विजय प्राप्त करी है। मैं आप सभी को कहता हूं कि जनता के आभार के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर कर्नाटक की जनता का आभार दिया जाए। कुल 86,183 पंचायत सदस्यों में से 45,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनकर आए हैं। ये कर्नाटक की जनता का मैं तो बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं जब जब कर्नाटक आया, 14 में भी आया, 19 में भी आया और विधानसभा चुनाव में भी आया, आपने वोट से, कमल से हमारी झोली हमेशा भर दी है। इतना प्यार दिया है मोदी जी को कि इसका कोई ऋण कभी उतार नहीं सकता। और मित्रों, इसी के कारण आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी है। मित्रों, ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर मैं इससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से कई ऐसे मसले थे जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। क्या क्या कहते थे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भारत के साथ एक रस होने से रोकती थी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत नहीं की। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक देने का काम किया। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा तिरंगा आसमान को छूते हुए गौरव के साथ कश्मीर के गगन में लहरा रहा है। धारा 35A को भी समाप्त। मित्रों, अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए। मगर टलता गया, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था। आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने जितना हो सकता था इतना विरोध किया, मगर मैं आज कहता हूं, कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर गगन को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता हुआ हम सब हमारे जीवन काल में देखेंगे। आजादी के 70 साल के बाद भी करोड़ों लोगों की भावनाओं को कोई सम्मान नहीं करता था। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से सालों से हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का भोग बनती थी, उनके साथ अन्याय होता था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। आपने पूर्ण बहुमत दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी उखाड़कर फेंकने का काम किया और आज मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिल रहा है। मित्रों, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? भ्रष्टाचार, अर्थतंत्र पटरी से उतरा हुआ, अनिर्णायक सरकार और देश की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे जवानों का सर काटकर ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। आपने मोदी जी की सरकार चुनी। 2014 से 2019 का पहला कालखंड में याद कराना चाहता हूं मित्रों आपको। पाकिस्तान बाज नहीं आया, उन्होंने 2 बार हमला किया।
उरी पर किया और पुलवामा पर किया, उनको लगा कि कौन जवाब देने वाला है। मगर यहां तो स्थिति बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और सरदार मनमोहन सिंह का राज नहीं था, नरेंद्र मोदी का राज था। दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और सालों के बाद भारत के नागरिकों को गौरव के साथ सीना तानकर, सर उठाकर बोलने का मौका मिला कि हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए ढेर सारे काम तो किए ही, मगर उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए भी ढेर सारे काम किए। देश के 60 करोड़ गरीबों के नसीब में बैंक अकाउंट भी नहीं था। आज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक नागरिक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला चूल्हा फूंकते फूंकते फेफड़े खत्म हो जाते थे, मगर उसके लिए गैस तो एक स्वप्न था। आज मोदी जी के कारण 13 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 2022 तक देश के हर नागरिक को खुद का घर देने का वादा और इसका अमलीकरण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 60 करोड़ लोगों को कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, लकवा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का सारा बीमारी का खर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी से आपने शासन किया, क्यों गरीब महिला के घर में गैस नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी थी, वो गरीब को हटाना चाहते थे, गरीब को हटाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों का भला करने का निर्णय किया। आज उनके जीवन, क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी थी, वो गरीब को हटाना चाहते थे, गरीब को हटाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों का, मैं आप सभी को यही कहने आया हूं कि 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार की जगह आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाए और देश के अंदर 6 ही साल में, 6.5 साल में परिवर्तन होने लगा। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, देश की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया गया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया गया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक और नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का। हम सब भारत के लोग, 130 करोड़ लोग, अगर भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करते हैं, इसका संकल्प लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में भारत का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके लिए हम सब ने संकल्प लेना पड़ेगा। और साथ में मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य हमारे सामने रखा है। इसके साथ साथ ई ग्राम स्वराज,
और ई वित्तीय प्रणाली, हर गांव को कंप्यूटर से जोड़ना। जब मोदी जी का राज आया तब सिर्फ 100 ही गांव, इतने बड़े देश में सिर्फ 100 गांव, 6.5 लाख गांव में से 100 गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े थे। आज लगभग 1,32,000 से ज्यादा पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई है और वो दिन दूर नहीं है कि हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या 3 लाख से पार कर गई है और कई सारे युवा इसके माध्यम से अपनी रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, दुनिया भर में चर्चा थी कि भारत जैसे देश का क्या होगा। 130 करोड़ की आबादी और हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में सबसे कम लोगों की विश्व में मृत्यु होने वाले देशों में भारत की गिनती की जाती है और सबसे ज्यादा मरीज अच्छे होकर अपने घर के अंदर वापिस पहुंचने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। और ये कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते वो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना। जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा। मित्रों, कर्नाटक की जनता को इस कार्यक्रम के या इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तालुका पंचायत और जिला पंचायत के भी चुनाव आने वाले हैं, मगर मित्रों, ये 55% ये तो कुछ टेक्निकल कोर्स में पासिंग मार्क होता है। पासिंग मार्क होता है। कर्नाटक की जनता को मैं कहने आया हूं, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में 75% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर आप राज्य के विकास का काम पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी को सौंपिए। मित्रों, आज मेरा भाषण समाप्त करने के पहले फिर से एक बार हमारे स्वर्गस्थ नेता भाई सुरेश अंगड़ी को, राजू चिकनगोड़ा को और रवि हिरेमठ को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं और आप सबको भी हृदय से फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर गांव के लिए आप 5 साल तक काम करिए और कर्नाटक और भारत की विकास यात्रा में जुड़िए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, हाथ उठाइए दोनों, और तालुका जिला में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನೇರ್ಲಿ ಅವರಿಂದ, ನೇರ್ಲಿ ಅವರ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ
ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಒಳಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.